कैसे हुई भारत की खोज? क्या सही में वास्को डिगामा ने की थी? उससे पहले भारत नहीं था या कहीं खो गया था? क्यों पढ़ाया जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत को खोजा? तो मतलब भारत कहीं से आइसोलेट था, इसका मतलब पहले से। देखो, भारत में बहुत सारी यूरोपियन कंपनी आई, 6। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांसीसी। और भारत के जो संसाधन थे, इन संसाधनों की लूट में सब अपना हिस्सा चाह रहे थे। जब भारत में आए और संसाधनों की लूट में अपना अपना हिस्सा बढ़ाना था, तो फिर इन कंपनियों के बीच में वो आपसी संघर्ष। इन संघर्षों में एक प्राइवेट कंपनी, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको मर्चेंट्स एडवेंचर्स भी कहा जाता था, मर्चेंट्स एडवेंचर्स, वो जीत गई और बहुत लंबे समय तक ब्रिटिशर्स ने भारत पर अधिकार रखा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि भारत के लिए उस नए समुद्री मार्ग की खोज कैसे हुई और क्यों हुई। क्योंकि बीच में जो तुर्क आ गए थे, उन तुर्कों ने कहा था कि अब अगर इस रास्ते से चले गए तो टांग तोड़ दी जाएगी। ध्यान देना। ये नमस्कार कर लो पहले इनको। ये वास्को डिगामा, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भारत की खोज की, जबकि वास्तव में इन्होंने भारत के लिए जो नए समुद्री मार्ग थे, उस समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये हमारा भारत, वर्तमान भारत। ये इधर यूरोप का हिस्सा। भारत और यूरोप के बीच में बहुत लंबे टाइम से व्यापार होता आ रहा था। जब वास्को डिगामा ने इधर से, इस रास्ते से होते होते 1498 में जब भारत की खोज की थी, तो उससे बहुत पहले से व्यापार होता आ रहा था। इन लोगों को हमारी काली मिर्च की, रेशम की लत लग गई थी। ये जो व्यापार होता था, ये इस पूरे स्थलीय मार्ग से होता था। कहानी क्या होती है कि ये एक साम्राज्य था, ये वाला, जिसको कहा गया रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर। ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है। तो ये जो रोमन साम्राज्य है, इसमें यूरोप का भी हिस्सा आ रहा है, एशिया का भी कुछ हिस्सा आ रहा है, अफ्रीका का भी कुछ हिस्सा आ रहा है। ये रोमन साम्राज्य दो हिस्सों में टूटा। ईसाइयों का अधिकार था इस पर। एक पूर्वी रोमन साम्राज्य, ईस्टर्न, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य, वेस्टर्न। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस प्रकार से 4 दिशाएं। अभी भी यहां इस पूरे हिस्से पर ईसाइयों का अधिकार था। बात आती है 1453 की। मुसलमानों ने ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था, इस पर अधिकार कर लिया। तुर्कों ने यहां पर अधिकार किया। तुर्क बहुत बर्बर थे। दुनिया भर में जहां इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ, उसमें तुर्कों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। तलवार के जोर पर इन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। इन तुर्कों ने यहां इस क्षेत्र पर अधिकार किया। वो क्षेत्र आता है आज एक देश में, जिसको हम बोलते हैं तुर्की या तुर्कीये। इस तुर्की में एक जगह आती है इस्तांबुल, जिसको पहले कहा जाता था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया नाम ऐसा है कि जीभ बाकी टेढ़ी हो जाए। कॉन्स्टेंटिनोपल, बाकी टेढ़ी हो जाएगी जीभ। तो कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको कुस्तुनतुनिया कहा जाता था, वर्तमान में इस्तांबुल कहा जाता है, तुर्की के अंदर आता है। 1453 में इन बर्बर तुर्कों ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ईसाइयों के हाथों से यह हिस्सा चला गया था। और अब तुर्कों का जब अधिकार हो गया, तो तुर्कों ने यह कहा कि भैया, यहां जो तुम अब ये व्यापार कर रहे हो ना, इस हिस्से में, बोले हाँ, अब मत करना। बोले नहीं तो टांग तोड़ दी जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक, नहीं करेंगे, टांग ज्यादा जरूरी है। हालांकि कुछ सोर्स पढ़ते हैं तो उसमें यह भी जानकारी मिलती है कि साहब, इन्होंने व्यापार करने से मना नहीं किया था, लेकिन इन्होंने टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे, 30 से 40% तक बढ़ा दिए थे। और इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया था, जैसे आज ट्रंप कर रहा है ना, ट्रंप टैरिफ, ट्रंप टैरिफ, ट्रंप टैरिफ। साहब, भारत पे 50% लगा दिया, तो 100 रुपए की चीज जो है, अगर बाकी चीजों को हम इग्नोर कर दें, बाकी चीजों को इग्नोर कर दें, तो यहां से 100 की जो चीज जाएगी, वो अमेरिका में 150 की बिकेगी। अगर बाकी चीजों को छोड़ दिया जाए, तो इन तुर्कों ने भी बहुत सारे टैक्स बढ़ा दिए थे, जिसके कारण अब यहां जो व्यापारी बैठता था, उस व्यापारी का मुनाफा घट गया।
यहां से कोई चीज आएगी, फिर यहाँ बीच में कोई मीडिएटर है, वो मीडिएटर अपना मुनाफा भी लेगा, फिर जहां जहां से गुजर रहा है वो राज्य भी अपना टैक्स लेंगे, फिर एक मीडिएटर आ गया, फिर अब ये तुर्क भी मीडिएटर आ गए। अब यहाँ का जो व्यापारी है वो बैठा हुआ है, वो व्यापारी भी अपना मुनाफा जोड़ देगा कोई चीज मानने के तौर पे, अगर यहाँ 100 रुपए की तो वहां जाके वो 700 800 1000 रुपए की हो जाएगी। ना तो व्यापारी को मुनाफा होगा, जनता भी कम खरीदेगी। तो ऐसे में फिर अब एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। किस बात की प्रतिस्पर्धा? इस रास्ते को बाईपास करो। ये जो तुर्कों ने इस हिस्से पर जो कब्जा कर रखा है, तो एक काम करो, अब डायरेक्ट कोई ऐसे मार्ग की खोज करी जाए जिससे सीधे भारत के साथ में हम व्यापार कर सकें। उससे क्या होगा, बीच वाले इन सबको बाईपास कर देंगे तो मुनाफा बढ़ जाएगा, चीज सस्ती मिलेगी, और यहां आकर अगर रेट बढ़ाकर भी बेचेंगे तो भी बहुत सारा मुनाफा हमको हो जाएगा। ठीक है साहब, खोजो, भारत की खोज करो। तो भारत की खोज के लिए अब देखो, आपको ये यूरोप में 2 कंट्रीज दिख रही हैं, एक तो ये पुर्तगाल और एक ये स्पेन। इनमें इस तरह के प्रयास बहुत पहले से चल रहे थे, इन नए नए समुद्री मार्गों की खोज के प्रयास। यही अगर यूरोप का मैप मैं आपको दिखाऊं, जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको, ये जो यूरोप है, ये वाला हिस्सा, ये यूरोप, इस यूरोप का अगर मैं आपको जूम मैप दिखाऊं तो वो है जूम मैप, जिसमें हम ये देखते हैं कि भारत में साहब जो 6 यूरोपियन कंपनियां आई थी, उसमें पुर्तगाली थे, इसके अलावा डच थे। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, देखो पुर्तगाल से इधर स्पेन, फिर ये फ्रांस, फिर बेल्जियम, और ये जो नीदरलैंड है इसको बोलते हैं डच, ये दूसरे नंबर पर आए थे। फिर आए थे अंग्रेज, जो ये यूके दिख रहा है, यूके में बहुत सारे देश हैं, लेकिन हम पर जो शासन किया वो थे इंग्लैंड। फिर डेनमार्क, फिर स्वीडन, और फिर आए थे फ्रांस वाले छठे नंबर पर, सबसे लास्ट में। तो ये जो 2 देश दिख रहे हैं आपको, पुर्तगाल और स्पेन, इनमें दौड़ चल रही थी नए नए समुद्री मार्गों की खोज की। इस पुर्तगाल में एक राजकुमार था, उस राजकुमार का नाम था हेनरी। ये हेनरी, हेनरी क्या है, समुद्र की मार्ग की खोज करने के लिए बहुत प्रोत्साहित करता था लोगों को, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया हेनरी द नेविगेटर। और हेनरी ने इस प्रकार से जब ये प्रोत्साहित किया, तो आगे आने वाले जो शासक थे उन शासकों में भी वही रुझान बना रहा। आगे के शासकों में हेनरी शासक नहीं था, राजकुमार था। आगे एक शासक हुए थे जॉन सेकंड। जॉन सेकंड ने एक आदमी को बुलाया, ये था बोर्थोलेम्यू डियाज। अब ऐसे ही नाम है इनके भैया, हैं तो हैं, क्या करें। क्या नाम था? बोर्थोलेम्यू डियाज। ये देखो, ये इसका नाम है। बोर्थोलेम्यू डियाज को एक कहा कि देख भैया, बोर्थोलेम्यू डियाज, वो बीच में तुर्क आके बैठ गए, व्यापार करने नहीं दे रहे, अपने को काली मिर्च चाहिए, अपने को रेशम चाहिए, ये सारा भारत से आता है, अपने को मसाले चाहिए, बिना काली मिर्च के ऐसे मुंह नहीं बढ़ता है, ऐसे स्वाद नहीं आता, तो काली मिर्च लेके आओ, ढूंढो, व्यापार करना है अपने को भारत के साथ में, ढूंढो, नए नए मार्गों की खोज करो। इसने कहा ठीक है, पैसा दे दो, जहाज दे दो, अब भी जाता हूँ और अब भी क्या, अभी खोज करके लाता हूँ। एक वो पिक्चर है ना, कौन सी, टिचकुले, सचिन टिचकुले वाली, नाम ध्यान नहीं रहा, खट्टा मीठा, शायद यही नाम है उसका। वो जॉनी लीवर बैठा होता है, रोड रोलर खराब हो जाता है, अक्षय कुमार कहता है अरे कब तक सही करेगा, अब भी क्या भी करके देता हूँ, अब भी क्या भी। इसने कहा अब भी क्या भी खोज करके देता हूँ। ये निकला खोज करने के लिए, और ये चप्पू चलाता 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 पुर्तगाल से निकला। बोले अपने तो ये जो अफ्रीका है ना, अपन तो इस अफ्रीका के सारे 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 चलते जाएंगे। ये यहां पहुंचा इस जगह। ये कौन सा देश? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को कहा जाता है आशा अंतरिप या कैप ऑफ गुड होप। यहां जब ये पहुंचा बोर्थोलेम्यू डियाज, इस जगह पर, इस जगह का चित्र दिखाऊं आपको, ये रहा। समुद्र की बहुत प्रबल लहरें थी, जहाज इसका क्षतिग्रस्त हो गया, आगे जा नहीं पाया। अभी देखा कैसे जाऊं, इसने वहां पे देखा साहब बहुत सारे जहाज खड़े हुए यहाँ तो, और उसमें से कुछ ऐसे जहाज थे जिन पर भारतीय व्यापारी भी थे, क्योंकि वो भारत से सामान यहाँ पर बेचने आते थे और यहाँ से फिर वो सामान भारत लेके जाते थे। इसने पूछा, बोले आप भारत से हो? तो उन्होंने कहा, बोले हाँ भारत से। आप सही में भारत से हो? बोले चाइनीज थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो हिंदी बोल रहे हैं, भारत से हैं।
हिंदी इसको आती नहीं थी, बात कम्युनिकेट हुआ होगा, बोले साहब भारत से आपको चलना हो तो चलो। बोले देखो मेरा जहाज वाज टूट गया है, लेकिन मैं जाऊंगा, फिर अपने देश के किसी आदमी को भेजूंगा, वो आपके साथ यहाँ पर, और फिर भारत उसको ले जाओगे। बिल्कुल ले जाएंगे, अपने क्या दिक्कत है, ले जाएंगे, आप तो भेज देना किसी को भी। ये वापस चला गया बार्थोलोम्यू डियाज। अब जब ये वापस गया तो वहां के लोग तैयार खड़े थे, इसके जाते ही कहा, बोले ला काली मिर्ची दे। बोला काली मिर्ची तो नहीं लाया। बोले फिर क्यों गया था? बोले वो खोजने तो गया था मैं भारत को, लेकिन साहब ऐसी ऐसी बात है, वहां पहुंचा था कैप ऑफ गुड होप, इसलिए कहते हैं उसको कैप ऑफ गुड होप या आशांतरित, क्योंकि वहां पर इसको आशा नजर आई कि साहब यहां से अब भारत पहुंचना बहुत आसान है, क्योंकि ये व्यापारी और ये ले जाएंगे। इसने कहा देखो मैंने भारत की खोज तो नहीं करी है, लेकिन मैं रास्ता ढूंढते ढूंढते ऐसी जगह पर पहुंच गया हूं जहां पर आपको भारत के कुछ व्यापारी मिलेंगे और उनके साथ आप भारत चले जाना, वो आपको ले जाएंगे। ठीक है साहब। अब इधर जब प्रयास चल रहे थे तो दूसरा एक देश जो है स्पेन, वो भी प्रयास कर रहा था लगातार। ये स्पेन, ये भी प्रयास कर रहा था। स्पेन की एक महारानी है इसाबेला। कौन सी बेला? इसाबेला। ये वहां की महारानी इसाबेला। इसाबेला ने अपने आदमी को बुलाया, कॉल किया। किसको कॉल किया? कोलंबस को। बोले कोलंबस, हाँ हुकुम। अरे वो काली मिर्चियां वगैरह नहीं आ रही हैं, रेशम वगैरह नहीं आ रहा है, भारत की खोज करो। वो देखो उन्होंने बार्थोलोम्यू डियाज को भेजा था, और वो पता नहीं वो कुछ ढूंढ के तो आया है, बताओ और नहीं रहो। बोले पैसा दे दो, जहाज दे दो, अब भी के अभी खोज के लाता, जा तू जा फटाफट खोज के ला। ये भी निकला, चप्पू चलाता 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 चलाता, लेकिन ये दूसरे रास्ते पे पहुंच गया। कौन से रास्ते पे? इस वाले पे, इस वाले रास्ते पे। भाई ये स्पेन है, जाना किधर था? जाना तो इस साइड में था, लेकिन इधर जाने की वजह कहां पर आ गए? ये इधर आ गए। कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन में होते 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 और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, और यहां पर ये कुछ आइलैंड्स हैं जिनको कैरेबियन आइलैंड्स कहा जाता है, कैरेबियन द्वीप समूह। यहां जब ये पहुंचा तो यहाँ काले काले से लोग थे। अब हम हैं तो काले इंडियन, काले ही हैं, मैं खुद भी काला ही हूं। अब इनकी ये धारणा थी इन लोगों की कि साहब इंडियंस जो है वो काले हैं, और अपन तो है ही कि इसमें बुरा मानने वाली बात है भी नहीं। ये गया वहां पे, इसने कहा बोले साहब आप लोग तो इंडिया के हो? बोले नहीं। ये लोग अब झिंगालाला वगैरह वेस्ट इंडीज के थे, तो झिंगालाला वगैरह गाने वाने गा रहे थे। तो इसने कहा आप लोग इंडिया के नहीं हो? बोले नहीं, हम कोई चाइनीज थोड़ी बोल रहे हैं, हम इंडिया के नहीं है। तो इसको पहले लगा कि साहब ये इंडिया के लोग हैं। अब जाना तो इसको कहां था? उधर ईस्ट में जाना था, लेकिन ये आ कहां गया? वेस्ट में। तो इसने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ईस्ट वाला इंडिया नहीं है तो वेस्ट वाला इंडिया ही सही। इसीलिए यहाँ इन लोगों को क्या कहते हैं, इसको, इस जगह को वेस्ट इंडीज, इसी कारण नाम पड़ा। अब कोलंबस इधर गया था तो इधर कौन सा देश? अमेरिका। तो इसलिए कहा जाता है साहब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कब की? 1492 में। और वो जो पुर्तगाल से बार्थोलोम्यू डियाज जो गया था, कैप ऑफ गुड होप पर पहुंचा था, उसने कैप ऑफ गुड होप कहां पर गया था? वो 1487 में, 1487। इतनी कहानी तो आई समझ में। अब वापस इस पे आओ। जब ये बार्थोलोम्यू डियाज कैप ऑफ गुड होप की खोज करके आया तो इसने बता दिया था, बोले साहब वहां भेज देना किसी को, और आप अपने वहां पे व्यापारी वगैरह मिल जाएंगे, वो ले चलेंगे आपको। बोले ठीक है। तो फिर एक व्यक्ति को, पुर्तगाली व्यक्ति को वापस भेजा जाता है। इनको नमस्कार कर लो इनको। इन्होंने उस नए समुद्री मार्ग की खोज की। कौन? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा के टाइम में एक राजा था, जिस राजा का नाम था मैनुअल फर्स्ट। पुर्तगाल का एक राजा था, किंग मैनुअल फर्स्ट। वास्को डिगामा निकले और अपना चप्पू चलाते 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 और इस मार्ग पे ही आए। फिर ये कैप ऑफ गुड होप पे यहां पहुंचे। यहां बहुत सारे जहाज खड़े थे, भारतीय व्यापारी भी थे। भारतीय व्यापारियों में एक व्यापारी था अब्दुल मजीद, या उसी को कई जगह लिखा हुआ है अब्दुल मनीक। अब्दुल मलिक मनीक वहां बोल रहा था भारत 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 भारत, 10 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 5 रुपए। इसने कहा बोले साहब भारत से? बोले हाँ, चाइनीज थोड़ी बोल, भारत से। उसने कहा मेरे को भारत चलना है। चले जाओ। नहीं आपके साथ चलो। तो ये जो व्यापारी था अब्दुल मजीद, इसने वास्को डिगामा को
भारत का रास्ता बताया और ये होता 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 और फिर ये आया यहाँ पर इस जगह। ये है राज्य केरलम, पहले केरला ना नाम था, अब केरलम कर दिया। यहां पर एक जगह आती है कालीकट, कालीकट ये पहुंचा। कालीकट का जो राजा था, उस राजा का नाम तो नहीं पता, लेकिन उसका टाइटल था जमोरिन। जमोरिन नाम नहीं है, टाइटल है, उपाधि है। जैसे मेवाड़ के शासक है ना, वो महाराणा लगाते हैं ना, कई शासक हैं वो महाराजा लगाते हैं, कई राव लगाते हैं, कई महाराव लगाते हैं, ऐसे ये जमोरिन लगाते थे टाइटल। अब जमोरिन को बताया, बोले साहब कोई गोरा चिट्टा आदमी आया है। बोले कहाँ पे? बोले अपने कालीकट पे आया है, यहाँ बंदरगाह है कालीकट, वहां पे आया है। बोले बढ़िया उपहार भी लेके आया, गोरे चिट्टो दिखने में भी ये सुंदर है। बोले ठीक है बुलाओ। तो जमोरिन के राजा ने इसका खूब भरपूर स्वागत किया, बोले शानदार बढ़िया चीजें वीजें लेके आया होगा ये। कब आया ये? 1498 में। किस लिए आया था? व्यापार करने के लिए। यहां से सामान लिया, खरीदा, और खरीदने के बाद फिर अपने देश में लेके गया और यहां बेचा। बोले काली मिर्च काली मिर्च काली मिर्च काली मिर्च, 60 गुना मुनाफा हुआ। कितना? 60 गुना। मतलब यहां इस स्थलीय मार्ग के थ्रू जो व्यापार हो रहा था, जिसमें बहुत सारे मीडिएटर आ जाते थे, या बीच में लुटेरे ही लूट लिया करते थे कि आपने सामान भेजा, कोई गारंटी नहीं वहां पहुंचेगा, बीच में लुटेरे ही लूट लेंगे। अब ये सारे मध्यस्थों को इसने हटा दिया, यहां से एक नए मार्ग की खोज कर ली। डायरेक्ट खरीदो, डायरेक्ट बेचो, 60 गुना मुनाफा इसने कमाया। बोला क्या शानदार, खाओ सब काली मिर्च खाओ, खूब रेशम पहनो। तो ये सबसे पहले आया था ये वास्को डी गामा। तो इसीलिए वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी। यूरोप और भारत के बीच में जो ये व्यापार का जो स्थलीय मार्ग था, जहां पर डिस्टर्बेंसेस पैदा हो गए थे, जिसके कारण अब एक नए मार्ग की खोज किया जाना आवश्यक था, तो इसलिए अब वास्को डी गामा ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए उस नए समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 ईस्वी। ठीक, शासक कौन था पुर्तगाल का? मैनुअल फर्स्ट। और इन यात्राओं को प्रमोट किसने किया था शुरू में? हेनरी, जिनको हेनरी द नेविगेटर कहते हैं, वहां के प्रिंस थे। आशा अंतरिक्ष तक कौन पहुंचा था? केप ऑफ गुड होप तक बार्थोलोम्यू डियाज 1487 में। क्लियर इतनी बात? वास्को डी गामा को इतना फायदा हुआ, वास्को डी गामा 3 बार भारत आया, 1498, 1502 और 1524। 1524 में तो गवर्नर भी बनाया था, और वास्को डी गामा की डेथ ही यहीं पर हुई थी, इंडिया में। बाद में साहब और भी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा वास्को डी गामा ही अपना अकेला क्यों कमाए इतना पैसा। ये देखो, ये वहां के शासक, ये मैनुअल फर्स्ट, ये थे जब वास्को डी गामा भारत आया था 1495 से और कुछ 1421 ईस्वी तक। अब ये थे ये वाले पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, मतलब इनके हैं अजीब से बाढ़, इनका नाम है कैब्राल, अजीब से बाढ़ कैब्राल। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ये दूसरे पुर्तगाली व्यक्ति थे जो भारत में आए थे 1500 ईस्वी में। मैंने यहाँ 1500 तो नहीं लिख दिया ना, वास्को डी गामा 1502, ठीक है। तो पहला तो सबको पता है कि साहब पहले तो वास्को डी गामा थे। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा दूसरे कौन थे, तो दूसरे थे पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ये आए थे 1500 ईस्वी में। क्या उद्देश्य था? भारत में जाएंगे, रेशम, काली मिर्च, मसाले लाएंगे, यूरोप में बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे। अब इसमें दिक्कत यह थी कि साहब जब ये भारत आते, यहां जब भारत में ये आते तो जहाज वगैरह अपना खड़ा कर देते यहां पे। अब इसके बाद यहां व्यापारियों से बात करते, फिर ये मसाला खरीदते। पहले से जो यहां व्यापारी पहले से जो व्यापार कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? अरब। भाई अरब लोग यहां पहले से व्यापार कर ही रहे थे। ये यहां पर जो अरब थे, ये पहले से व्यापार कर रहे थे, सामान खरीदते और बेचते। इन अरबों को लगा कि साहब अब कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये पुर्तगाली जो हैं अब ये करेंगे परेशान। तो इन अरबों ने इन पुर्तगालियों का करना विरोध शुरू करना किया, और जो यहाँ के जो व्यापारी थे उन व्यापारियों को भड़काया, गोरी चमड़ी पे मत जाना, खराब लोग हैं, खतरनाक है, सारे उद्योग चौपट कर देंगे, भड़काया। तो पुर्तगालियों को विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। पुर्तगालियों के सामने समस्या क्या है? सुनना कि साहब एक तो जहाज जो ये खड़े कर रहे हैं, अब लंबे टाइम तक जहाज यहां खड़े रहेंगे,
व्यापारियों से डील करनी है, सामान खरीदना है, सामान खरीदने के बाद फिर जहाज में ये ला देंगे, फिर ये जहाज रवाना होगा। तो क्यों ना ऐसी कोई जगह बना दी जाए, कोई ऐसा स्टोर बना दिया जाए जहां पे सामान को स्टोर कर दिया जाए कि जहाज आया, यहां से सामान को तुरंत लोड किया और ये रवाना, रुकना नहीं पड़ेगा ना इसको। फिर यहां के व्यापारियों से बात करनी है, राजा से कोई रियायत वगैरह लेनी है, तो अपन लोग तो व्यापारी हैं। अब राजा से अगर बात करनी है तो कोई ऐसा आदमी हो जिसमें ये टैक्टिक्स हो, राजा से बात कर सके, अपनी बात मनवा सके। तो साहब फिर एक नया पद लेकर आओ जिसको अपन कहेंगे गवर्नर। तो दो चीज की आवश्यकता है कि एक तो सामान को अपन स्टोर करके रखें, जैसे ही जहाज आया, जहाज में सामान लादा, रवाना, उसको इन्होंने कहा फैक्ट्री। क्या कहा? फैक्ट्री। ये फैक्ट्री का मतलब ये नहीं, फैक्ट्री का आज की जो फैक्ट्री उसका मतलब तो ये सब कुछ ना कुछ सामान बन रहा होगा कहीं पे, जैसे चप्पल की फैक्ट्री या ये बोतल की फैक्ट्री, यही मतलब है ना फैक्ट्री का, तो जहां पर कुछ बन रहा हो। लेकिन यहां इनकी फैक्ट्री का मतलब है स्टोर हाउस, जिसको आज वेयर हाउस बोलते हैं, कि सामान को वहां पे रख दिया स्टोर करके, जहाज आया और उसमें आपने लाद दिया, रवाना, बस ये फैक्ट्री। तो इनकी फैक्ट्री का मतलब ये था। तो पहली फैक्ट्री खोली इन्होंने कोचीन में, ये यहां कोचीन में, कब? 1503 में। ठीक। फिर अब वो आदमी जो यहाँ के राजा से बात करेगा, व्यापारियों से बात करेगा, डील करेगा, जिसमें टैक्टिक्स हो, बात करने की कला हो, उसको कहा गवर्नर। तो साहब गवर्नर को भी अपॉइंट करें, कोई ऐसा आदमी भेजें। तो फिर एक आदमी को यहाँ अपॉइंट किया जाने लगा जिसको गवर्नर कहा गया, और वो गवर्नर पहला बनाकर भेजा गया अल्मेडा को। ये अल्मेडा आया अल्पेडा, पेड़ा खा के, अल्मेडा पेड़ा, अल्मेडा पेड़ा, ये गवर्नर दिख रहे हैं आपको, ये तो फ्रांसिस्को अल्फांसो डी अल्मेडा, ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नूनो डी कुना। अब सबके नाम में डी आ रहा है देखो, वास्को डी गामा, नूनो डी किना, ये नूनो डी कुन्हा, या अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्मेडा, ये फ्रांस अल्फांसो, ठीक है चलो अल्मेडा ध्यान रख लेना आप, तो इसको ये ध्यान दो। ये अल्मेडा, ये पहला गवर्नर बनाया इसको, कब बनाया? 1505 से और 1509 तक। ये अल्फांसो नहीं था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था शायद इसका, खैर अल्मेडा ध्यान रख लेना आप, तो अल्मेडा, अल्मेडा इतना ध्यान रख लेना। ये पहला गवर्नर था इनका कि साहब राजा आजा से बात करे, अपने कोई रियायत वगैरह दिला दे, यही काम है गवर्नर के, और क्या है। फिर बाद में ये आया, ये कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब इसके नाम में है कर्क, तो इसने कहा साहब मैं कुर्क करूंगा। कुर्क का मतलब कब्जा कर लेना, अभिकार कर लेना, जब्त कर लेना, यही होता कुर्क का मतलब। इसने गोवा पे कब्जा कर लिया। कहानी क्या है? कहानी ये है, दो राज्य आपको दिख रहे हैं, एक तो ये है विजयनगर और एक ये है बीजापुर। बीजापुर के जो शासक थे वो थे यूसुफ आदिल शाह, या आदिल शाही थी यहाँ पे, बीजापुर का शासक था। और विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने ये कहा अल्बुकर्क से कि देख अल्बुकर्क, तेरे नाम में है कर्क, कुर्क, तू कुर्क कर ले गोवा को जीत ले। शानदार जगह है, बढ़िया बीच वगैरह बने हुए हैं, तुम्हारा केंद्र बन जाएगा, अपने जहाज वहां लाओ, सामान वगैरह लोड करो, ले जाओ गोवा, बहुत शानदार जगह, बढ़िया, गोवा पे कुर्क कर ले, कब्जा कर ले। किसको कहा? अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क ने कहा, बोले गोवा किसके पास है? बोले बीजापुर वालों के पास। बीजापुर का शासक कौन है? बोले यूसुफ आदिल शाह। तो आपको क्या लेना देना, आप क्यों कह रहे हो? बोले बात ऐसी है, आदिल शाही जो है इनसे हमारी बनती नहीं, वो है हमारे दुश्मन, और दुश्मन के वहां से जब तुम राज्य जीतोगे तो दिल को ठंडक पे जाएगी, बहुत ठंडक मिलेगी, जीत लो तुम तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के कहने पर अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया था 1510 में। और यह गोवा किसके पास में था? इस आदिल शाही के पास में था, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह के पास में। क्लियर इतनी बात? ये यूसुफ, ये अल्बुकर्क। अब ध्यान रखना, गोवा कब मिल गया था इनको? 1510 में। कब तक रहा? 1961 तक।
मतलब भारत जब आजाद हो गया था उसके बाद भी गोवा पर इनका अधिकार था। 1961 तक ये नहीं गए थे। अपन कहते रहे छोड़ जाओ, चले जाओ, छोड़ जाओ, नहीं माने, तो बाकायदा अपने को ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा दिसंबर 1961 में, और ऑपरेशन विजय चलाकर और फिर इनको हराया। हराने के बाद फिर गोवा जीता और फिर भारतीय राज्य में मिलाया, मतलब भारत में मिलाया, देश में मिलाया। तो 1510 से और 1961 तक गोवा पर इनका अधिकार रहा, पुर्तगालियों का। गोवा को इन्होंने राजधानी बनाया। राजधानी किसने बनाया? इन्होंने। भाई अल्बुकर्क के नाम में तो कर्क है, तो उसने कुर्क कर लिया, यानी जीत लिया। और ये है नूनो डी कुन्हा। कुन्हा नाम में ना, कुन्हा यानी कोना। इसने देखा साहब कोई ऐसा कोना अपन ढूंढे जहां अपनी कोई राजधानी बना लें। बोला गोवा है तो गोवा में ही कोई कोना ढूंढ के अपन बना लेते हैं। तो गोवा को राजधानी बनाया था 1530 में नूनो डी कुन्हा ने। जीता किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कब? 1510। राजधानी किसने बनाया? नूनो डी कुन्हा। कब? 1530 में। खाली कब किया? 1961 में। कब? दिसंबर 1961 में। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय। क्लियर इतनी बात? तो अब ध्यान देना, ये जो अल्बुकर्क है ना, इस अल्बुकर्क की कुछ ऐसी नीतियां भी रही जिसके कारण यहां पर भारत के जो लोग हैं उन्होंने इन पुर्तगालियों का विरोध किया। क्योंकि आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि साहब जब ये इतने यूरोपियन देश आए, वहां की कंपनियां आई, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनमार्क, स्वीडन और फिर फ्रांसीसी, क्या कारण है कि इसमें केवल ब्रिटिशर्स ही हैं वही अपनी सत्ता स्थापित कर पाए? क्योंकि यह बात तो क्लियर है कि ये लोग यहां के संसाधनों की लूट चाहते थे, और जब यहां पर आए तो यहां इनके बीच में भी संघर्ष तो हुए। उन संघर्षों में अंग्रेज भारी पड़े, ब्रिटिशर्स, वो जीत गए और बहुत लंबे समय तक उन्होंने भारत पर शासन किया, हम उनके अधीन रहे। पुर्तगाली जब यहां पर आए तो पुर्तगालियों को बहुत विरोध का भी सामना करना पड़ा। एक तो यह था कि साहब इन्होंने यहां के धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया। जैसे हम ये पढ़ते हैं कि 1556 ईस्वी में, आप ये सोचो, 1556 ईस्वी में गोवा में इनके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर दी गई थी और बाइबल छाप रहे थे धड़ाधड़। क्यों छाप रहे हैं बाइबल? ईसाइयत का प्रचार प्रसार करने के लिए। फिर ये जो अल्बुकर्क है, इसने ये कहा अपने लोगों से, यहां बहुत सारे पुर्तगालियों को रहना पड़ रहा था, अब अपने खुद के देश से वो दूर यहां पे बैठे हुए, तो मन में तो हो जाके बोले साहब घर पे जाएं, घरवाली इंतजार कर रही है, टाबर भी इंतजार कर रहे हैं। इसने प्रोत्साहित किया, बोले यहीं की महिलाओं से विवाह करो। अब धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हो, लोगों को प्रलोभन दे रहे हो कि इधर आ जाओ, फिर पुर्तगालियों को प्रोत्साहित कर रहे हो कि यहां भारतीय महिलाओं से विवाह करो, तो हम लोगों का एक नेचर है कि जितने भी बाहरी लोग आए हैं हमने उनका स्वागत किया, सम्मान किया। लेकिन जब उन्होंने यहां के धार्मिक मामलों, रीति रिवाज में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो हम लोगों ने बहुत तीव्र प्रतिक्रिया दी और बहुत कड़ा विरोध किया। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं कि जब अंग्रेज यहां पर थे, भारत में उनके मुख्य 3 टेरिटरीज थी, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। बाद में और राज्य फैला लिया था। मुख्य शुरू में ये 3 टेरिटरीज थी उनकी, बड़ी प्रेसिडेंसी 3 ही थी ना। वर्तमान मद्रास में तमिलनाडु में एक जगह आती है वेल्लूर। 1806 में यहां के सैनिकों पर धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करने पर रोक लगा दी गई थी। तिलक नहीं लगाओगे, दाढ़ी नहीं बढ़ाओगे। तो 1806 में सैनिकों ने विद्रोह किया जिसको वेल्लूर विद्रोह कहा जाता है। उस समय गवर्नर जनरल था जॉर्ज बार्लो। बाढ़ वाड़ नहीं होंगे उसके, इसलिए बार्लो, जॉर्ज बार्लो नाम था उसका। फिर हम ये देखते हैं कि साहब जब अंग्रेजों और बर्मा के बीच में युद्ध हुआ था, बर्मा जिसको म्यांमार बोलते हैं, तो यहां से कुछ सैनिकों को भेजा जा रहा था समुद्र के रास्ते 1824 में। 1824 से 26 के बीच में युद्ध हुआ था अंग्रेजों और बर्मा का। यहां एक छावनी आती है बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में, और बैरकपुर सैनिक छावनी की एक
सैनिक टुकड़ी थी 47वीं नेटिव इन्फेंट्री। वो जो मंगल पांडे थे वो तो बाद में हुए थे, 1857 की क्रांति, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। यहां पर एक नेटिव इन्फेंट्री थी, 47वीं नेटिव इन्फेंट्री। इन सैनिकों को कहा कि जाओ बर्मा पर अटैक करने के लिए समुद्री रास्ते से जाओ। इन्होंने कहा नहीं साहब, समुद्री रास्ते से जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसी मान्यता थी। और इन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। फिर 1857 की क्रांति भी हम ये देखते हैं कि वहां पर क्रांति के बहुत सारे कारण थे, लेकिन उन कारणों में से तात्कालिक कारण ऐसे थे जिन्होंने चिंगारी का काम किया था कि ये बात फैलना, भले अफवाह हो या सच्चाई हो, कि साहब आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा है ताकि धर्म भ्रष्ट हो जाए। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, सुअर मुसलमानों के लिए हराम है। फिर यह भी बात फैली कि ये जो नई बंदूक यूज में ली जा रही हैं, इनमें जो कारतूस यूज में लिया जा रहा है, उसमें गाय और सुअर की चर्बी से वो सील बनाई जा रही है। तो मतलब सीधे जहां जहां पर रीति रिवाजों में, धार्मिक मामलों में जहां पर इंटरफेयर करने का प्रयास किया, फिर यहां के लोगों ने बहुत तीव्र और कड़ी प्रतिक्रिया दी। तो ये अल्बुकर्क के द्वारा ये कहना कि साहब आप लोग तो यहीं की महिलाओं से विवाह करो। फिर इसके अलावा हम ये देखते हैं कि 1456 ईस्वी में, हालांकि उस समय अल्बुकर्क नहीं था 1456 ईस्वी में, 1456 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस लगाना, बाइबल छापना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, तो विरोध इनका स्टार्ट हुआ। फिर इन्होंने भी, इनके लिए भी भारत इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि इनका जो पूरा ध्यान लगा हुआ था वो ध्यान लगा हुआ था इस हिस्से पर। कहां पर? ये वाला जो हिस्सा है, ये ब्राजील। इधर ध्यान दो कि वो तो है भारत, इधर ये ब्राजील में सोने की जो खान है, गोल्ड माइंस, उन गोल्ड माइंस पर इनका अधिकार था। और जब डायरेक्ट ही सोना मिल जाए, काली मिर्च बेच के भी आप पैसा कमाओगे, सोना लोगे, या सोना ही मिल रहा है डायरेक्ट आपको, तो सोना देख के काली मिर्च खरीद लोगे, सोना दोगे काली मिर्च ले लोगे। तो गोल्ड माइंस आपको यहां पे मिल रही है, तो काली मिर्च तो वैसे खरीद लोगे। तो इसलिए ज्यादा ध्यान इन्होंने वहां की बजाय यहां पर लगाया। फिर यहाँ के जो अरब व्यापारी थे, उन अरब व्यापारियों ने भी यहाँ के व्यापारियों को पुर्तगालियों के खिलाफ भड़काया। यह भी कारण था कि यहां पर स्थापित होने में इनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि पुर्तगालियों ने भारत में बहुत कुछ दिया भी है, जैसे दैनिक बोलचाल में भी आप कई शब्द ऐसे बोलते हैं ना, गमला, कह रहे थे गमले में वो पानी वानी दे, पेड़ सूख जाए, पौधा सूख जाएगा, तो गमला पुर्तगाली शब्द है, जबकि नहीं पता हम लोगों को, ज्यादातर को। इसके अलावा चाबी, अगर गाड़ी की चाबी देना, जाके आने की चाबी, ये भी पुर्तगाली शब्द है। फिर पुर्तगाली जब यहां पर आए तो अपने यहां कोई काली मिर्च ये थोड़ी खाते थे, ये सॉरी अपने लाल मिर्च वगैरह। भाई पुर्तगाली जब यहां पर आए, एक तो ये जो मिर्च होती है लाल मिर्च, वो यही लेके आए। अब लाल मिर्च को डायरेक्ट नहीं लगती, हालांकि कई नेता ऐसे हुए हैं देश में जिनको ये लगता है कि डायरेक्ट लाल मिर्च उगती है, और उन्होंने किसानों को ये तक सलाह दे दी थी, बोले लाल मिर्च के भाव अगर ज्यादा मिलते हैं तो हरी मिर्ची क्यों उगाते, लाल मिर्ची उगाओ। मालिक वो तो पकने के बाद फिर लाल होती है, सूखने के बाद लाल होती है, कौन समझाए, कोई बात नहीं। अपने काली मिर्च खाते थे, काली मिर्च भी कभी कभार डाल लिया करते थे। ये मिर्च ये लेके आए। फिर मक्का ये लेके आए भारत में, सबसे ज्यादा खाने वाली सब्जी आलू ये लेके आए। अब कई जनों को आपने देखा होगा तंबाकू कूटते रहते हैं, कूटते हैं तंबाकू, तंबाकू ये लेके आए। और तंबाकू की मतलब क्या ब्रांडिंग रही होगी इन लोगों की, क्या मार्केटिंग रही होगी। देश के मुगल बादशाह को तंबाकू खाना सिखा दिया, और जहांगीर दरबार में बैठ के तंबाकू कूटा करता था। अब आप सोचो, देश का जो लीडर है, जो मुगल बादशाह है, अगर वो खुद तंबाकू खा रहा है, तो जितना भी उसका क्षेत्र रहा होगा उसकी जनता के लिए तो वो आइडल है। बोले बादशाह तंबाकू खा रहा है, आपने भी खाओ। तो भले ही मार्केट में किसी चीज की नीड नहीं है, तो सबसे पहले उसकी जरूरत पैदा की जाए, उसके बाद फिर मार्केट में वो चीज उतारी जाए। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत गजब की थी। अब जैसे चाय का व्यापार करने आए थे ब्रिटिशर्स, चाय का व्यापार करते थे। पहले सुबह सुबह कौन चाय पीता था अपने यहाँ पे? पुराना कोई अभी व्यक्ति जीवित
अब तो इतने पुराने नहीं रहे होंगे, लेकिन अगर कोई पुराने व्यक्ति किसी ने बताई हो नए वालों को बात, तो ये कहेंगे बोले साहब अपने चाय वगैरह नहीं पीते थे, सुबह सुबह को छाछ राबड़ी ले लिया करते थे। अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने जयपुर की बता रहा हूं मैं ये, कि चाय पत्ती के पैकेट बांटे, लो ये पियो, क्या कहें कि तुम छाछ राबड़ियां पीते रहते, ये लो चाय बना के पियो। तो किया बने, वो किया बने कैसे बनती है, ऐसे बनाओ, पानी लो और उबाल लो और उसमें डालो, और फिर अब हालांकि वो तो अंग्रेज तो केवल पानी में चाय पत्ती उबाल के पीते हैं, ये तो अपने वालों ने और बना दिया, बोले दूध तो डाल, बिना दूध के काहे की चाय। पर अपने यहाँ चाय वाय नहीं पीते थे, पर उनकी मार्केटिंग देखो, खूब पिलाई पहले फ्री में पैकेट बांट बांट के, चाय बोले लो चाय पियो। बाद में जब आदत पड़ गई, क्योंकि चाय का एडिक्शन होता है, कॉफी का भी एडिक्शन होता है, फिर अपने वालों ने कहा बोले साहब चाय पत्ती, बोले पीसा, पैसे दो और चाय लो। तो पहले मार्केट बनाया, उसके बाद फिर बेचना शुरू किया। तो इन पुर्तगालियों का बहुत योगदान भी रहा, भले ये फसलें हों या इसके अलावा बोलचाल में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पुर्तगाली भाषा के हैं। या पहले हमारे यहाँ पर बड़े बड़े जहाजों का निर्माण नहीं होता था, जहाज तो बनते थे लेकिन बड़े जहाजों का निर्माण इन पुर्तगालियों के आने के बाद हुआ, बड़े जहाज। फिर इसके अलावा एक स्थापत्य की एक शैली होती है, एक आर्किटेक्चर होता है, गोथिक आर्किटेक्चर। मतलब इसमें क्या होता है, जो मकान बनाए जाते हैं, इनकी छत ऊंची होती है, दिख रही है ऊंची छत। ये जो मेहराब है कैसी दिख रही है, नुकीली, ये देखो नुकीली दिख रही है ना, ये नुकीली मेहराब है, और बहुत बारीक सजावट होती है, ये देखो इसमें दिख रही होगी आपको, सजावट बहुत बारीक है। तो ये जो गॉथिक शैली आर्किटेक्चर की स्थापत्य कला से रिलेटेड, ये इन पुर्तगालियों की देन है, जिसमें छत ऊंची होती है, मेहराब नुकीली होती है और बहुत बारीक सजावट होती है। तो बड़े जहाजों का निर्माण हो, या आलू, तंबाकू, मक्का, लाल मिर्ची, या बड़े जहाजों का निर्माण हो, या बोलचाल के कुछ शब्द हो, चाबी हो, गमला हो, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पुर्तगाल से जुड़े हुए हैं, तो ये इनकी देन है। फिर इसके अलावा अरब सागर पर इनका राज था, पुर्तगालियों का। कैसे? पुर्तगाली जब आए, बोले साहब यहां पर कोई और राज कर रहा है, यहां किसी का शासन है, यहां किसी का शासन है, यहां किसी, धरती तो बटी हुई है सबकी, समुद्र बांटना भूल गए, समुद्र अपना, समुद्र पर अपना राज। इस अरब सागर पर इनका एकाधिकार था। इनकी एक पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, कि भैया यहां अगर अपना जहाज उतारना है और समुद्र के थ्रू व्यापार करना है तो हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। उस परमिशन को कहा जाता था कार्ड सिस्टम। क्या कार्ड सिस्टम? ये कोई व्यापारी, उसका जहाज है रमेश का, ये सुरेश का, ये दिनेश का, महेश का, सुरेंद्र का, महेंद्र का, सामान लाद लिया और सामान अब लाद के अब ये लेके जा रहे हैं, ऐसे नहीं जा सकते। अरब सागर का जो मालिक है पुर्तगाली, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, पैसा जमा कराओ और कार्ड्स लो, वो कार्ड्स आपको लेना पड़ेगा। फिर अब जब पुर्तगालियों ने आपसे पैसा लिया है तो आपकी सुरक्षा की गारंटी भी उनकी। जब आप जाओगे तो 5-6 जहाज मान लो ये भर गए एक साथ, अब इनको रवाना करेंगे तो इनके साथ पुर्तगालियों का एक बेड़ा साथ में जाएगा, उसको कहा जाता था अरमाड़ा, कि साहब आपसे पैसे हमने लिए हैं तो आपकी सुरक्षा की गारंटी हमारी, क्योंकि बीच में अगर कोई भी लुटेरे वगैरह आएंगे तो हम आपकी रक्षा करेंगे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्ड्स, अरमाड़ा सिस्टम, मतलब इतना एकाधिकार था कि ऐसा बताया जाता है कि जब इधर मुगल शासक अकबर गुजरात की तरफ आया हुआ था तो अकबर से किसी ने कहा था, बोले साहब ये थोड़ा आगे जाओगे तो यहाँ धरती खत्म हो जाती है। धरती खत्म हो जाती है कैसे? बोले मतलब कैसे, मतलब क्या धरती खत्म हो जाती है? नहीं मतलब फिर धरती से आगे क्या है? धरती से आगे पानी, मतलब पूरा दूर दूर तक पानी। हाँ, पूरा ऐसे दूर दूर तक पानी है और यूं पानी ऐसे हिलोरे मारता रहता है, लहरें चलती है। बोले मेरे को देखना है। बोले साहब देखने के लिए तो इनको पुर्तगालियों को आपको पैसा, मतलब इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके मालिक हुआ है। तो मुगल शासक अकबर को भी कार्ड्स लेना पड़ गया था। हालांकि यह अलग बात है कि मुगल शासक ने उसके पैसे नहीं दिए थे, लेकिन कार्ड्स लेना पड़ा था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्ड्स, अरमाड़ा सिस्टम। यहां इनका जो ये राज्य था ना भारत में, इसको कहा गया एस्तादो दे इंडिया।
एस्तादो द इंडिया। और ये जितने इनके गवर्नर आए थे ना, इसमें ये वाला जो था ना अल्बुकर्क, अल्बुकर्क कौन सा नंबर का था? दूसरे नंबर का। इसी को भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और इनका राज्य यहां पे कहलाता है एस्तादो द इंडिया। क्लियर इतनी बात? ये एक और है, ये कौन है? सेंट जेवियर, मतलब संत। भारत आए थे, क्या करना था? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इन्हीं के नाम पर भारत में बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनको सेंट जेवियर्स स्कूल कहा जाता है। तो मतलब भारत में वहां के ईसाई धर्म के संत रहे हैं लोग, यहां प्रचार प्रसार करते थे और इन्हीं के नाम पर स्कूल्स हैं सेंट जेवियर। 1542 में आए थे, जो गवर्नर थे डिसूजा, उनके साथ में आए थे भारत में और यहीं डेथ हो गई थी इनकी। मतलब ये बात हुई इस तरीके से कि अपने यहाँ के मान लो कोई संत वगैरह हैं कि साहब वो दूसरे देश में जाएं और उनके नाम से उस देश में वहां स्कूल खोल दी जाए। पर अपने यहाँ अगर इस तरीके से वो मान लो तेजाजी महाराज के नाम से कोई स्कूल खोले तो नहीं चले, पर सेंट जेवियर के नाम से स्कूल खोल रहे हैं तो चल रही है। खैर चलिए, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हमारा पहला वीडियो था। इसमें हमने ये बात की कि भारत के लिए जो नए समुद्री मार्ग की खोज थी, किस प्रकार से दो देशों में प्रतिस्पर्धा हुई, कैसे भारत के लिए नई समुद्री मार्ग की खोज की, ऐसा करने वाले व्यक्ति कौन थे, इसके पीछे के कारण क्या थे। अब पुर्तगाल के बाद और जो बाकी देश हैं, वहां की जो कंपनियां हैं वो कैसे कैसे भारत में आई। फिर हम बात करेंगे कैसे उनके मध्य संघर्ष हुए, संघर्षों के कौन कौन से चरण रहे, उन संघर्षों में कैसे ब्रिटिशर्स जो हैं वो जीत गए, फिर भारत में उनकी सत्ता स्थापित हुई, सत्ता स्थापित होने के बाद किस प्रकार से उन्होंने अपना शासन किया, फिर जब हमारा शोषण हुआ तो शोषण के प्रति हम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की। पहले 1857 की क्रांति के माध्यम से, जिसमें हम ये चाहते थे वापस राजाओं का ही राज्य आ जाए, लेकिन बाद में जब वो असफल रहा, हालांकि उसने आगे चलकर जो आंदोलन हुए उनके लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया, तो आगे चलकर हमने और प्रतिक्रिया दी, अंग्रेजों का और विरोध किया और फिर स्वतंत्रता प्राप्त की और उसके बाद फिर हमारी खुद की संस्थाएं हमने स्थापित की और अपना शासन खुद अपने हाथों में लिया। यही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, जिसमें विदेशी कंपनियों के आगमन से और फिर भारतीयों के द्वारा उनका विरोध किया जाना और स्वतंत्रता प्राप्ति किया जाना, इन दोनों के बीच की जो पूरी कहानी है, यही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। ये पूरे पेड बैचेस रहेंगे, भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेंगे और वो अभी कुछ टाइम बाद ये बैच आपको वहां पर अवेलेबल होंगे, क्योंकि मैं लाइव क्लासेस नहीं ले रहा हूं, रिकॉर्डेड ले रहा हूं। लाइव क्लासेस में चैट के कारण बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। जो क्लास अभी जैसे कितनी देर की हुई होगी, 44-45 मिनट की हुई है। लाइव क्लास अगर होती तो यही क्लास लगभग 1 से 1.5 घंटे की हो जाती। बहुत ज्यादा टाइम में कम चीजें हम सीख पाते हैं। तो ये रिकॉर्डेड बैच रहेंगे, बहुत डिटेल्ड बैच रहेंगे। आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की या आरएएस की, आप उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद ये इंडियन हिस्ट्री के मिल जाएंगे। बाकी जो बैचेस हैं, राजस्थान की हिस्ट्री कंप्लीट, वो वहां पर अपलोड कर दी गई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।